मैं अपने घर के आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी जब मैंने देखा कि मेरी जवान बेटी कमरे से बाहर निकली तो अजीब तरह से लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी। मैंने कहा, ये लड़की क्या कर रही है, किस तरह से चल रही है? तो कहने लगी, इस तरह से नहीं चलूँ तो और किस तरह से चलूँ? आपको क्या पता मेरी हालत क्या है? इसकी हालत क्या है? दिन भर बिस्तर तोड़ती रहती है, पढ़ाई के नाम पर पूरा दिन कमरे में बैठी रहती है। मैं इस घर का कोई काम भी नहीं करवाती और अब इसको ऐसा क्या हो गया कि इसकी चाल ही बदल गई। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। सिर्फ उसकी चाल ही नहीं, उसकी हरकतें भी बदली बदली सी थी। मुझे उसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उससे ज़्यादा उसका अंदाज अजीब सा लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे सारे समाज की सताई हुई है। सबसे ज़्यादा परेशानी इसी को है। खैर, अभी ये सभी सो रही थी कि मेरा पति कमरे से बाहर आया। मैंने कहा, आप रात को बेटियों के कमरे में सो गए थे? तो कहने लगा, हाँ, मैं उनको ट्यूशन पढ़ा रहा था तो वहीं पर सो गया। और अजीब तरह से अंगड़ाई लेने लगा। मैंने कहा, आपको जवान बेटियों के कमरे में सोने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो लगा कि आप सुबह उठकर काम धंधे पर चले गए। तो कहने लगा, नहीं, अभी काम पर जाऊंगा। वो मेरा पति था, मैं उसकी हरकतें पहचानती थी। अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। ऐसे लगता था जैसे उसने बहुत अच्छी रात गुजारी है। मेरी बेटियां आजकल कुछ अजीब सी रहती थी। एक दिन मेरे पास आई और कहने लगी कि अम्मा, तुझे क्या बताएं, इस घर में क्या हो रहा है? मैंने कहा, क्या मतलब? तो कहने लगी, ये जो बापू है आकर हमारे कमरे में सो जाता है। तुझे पता है कि हमारे साथ क्या करता है? मैंने कहा, क्या करता है? मैं अपना सर पकड़ के रह गई। उसने कहा, बापू रोज रात को हमारे साथ। मेरे पति का नाम राजू था, मुझसे उम्र में कम था। सब कहते थे कि मुझे इतना जवान पति कहाँ से मिल गया। तो मैं कहती थी कि मेरी किस्मत अच्छी है। और तुम लोग क्यों चलते हो? राजू कहता था कि उसे अपने से बड़ी उम्र की औरतों में दिलचस्पी है, इसलिए उसने मुझसे शादी की थी और मेरी जिंदगी उसके साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। घर था, परिवार था, अच्छा पति था, और क्या चाहिए था? उसकी कमाई भी अच्छी थी, घर में पैसे लेकर आता था और मेरे पास भी कुछ पैसे थे जो मैंने जमा किए हुए थे। मैं लोगों के कपड़े वगैरह भी सिया करती थी। अपने हाथ में भी कुछ माल वगैरह होता था। बेटियों की पढ़ाई करवा रही थी। मेरी 3 बेटियां थी जिनकी उम्र में एक एक साल का फर्क था, लेकिन पता नहीं चलता था क्योंकि अब तीनों ही जवान हो गई थी। मेरे पति के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे थे। हम लोग पूरे परिवार में मशहूर थे। सब कहते थे कि लज्जू के तो भाग खुल गए हैं। लज्जू जैसी ही किस्मत सबकी नहीं होती। मेरा नाम लज्जू था। दरअसल मेरा नाम लाजवंती था, लेकिन प्यार से मुझे लज्जू कहते थे। मैं भी जवान और खूबसूरत थी। 3 जवान बेटियों की माँ नहीं लगती थी। मेरी बेटियां भी मुझ पर गई थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उनको देखकर मुझे बड़ी खुशी होती थी, इसलिए मैं चाहती थी वो जिंदगी में कुछ बन जाए। उनकी पढ़ाई करवा रही थी ताकि वो बड़ी अफसर बन जाए। राजू बहुत पढ़ा लिखा था। वो मेरी बेटियों को खुद ही ट्यूशन वगैरह पढ़ाया करता था। पर आजकल जो इस घर में हालत चल पड़े थे वो कुछ ज़्यादा ही अजीब थी। एक रात को राजू अचानक से उठा और कहने लगा, मैं चलता हूँ। मैंने कहा, कहाँ? तो कहने लगा, बेटियों को पढ़ाई करवाने। मैंने कहा, इस टाइम? तो उसने कहा, अरे तुझे नहीं पता, उन लोगों के टेस्ट चल रहे हैं, तब कहीं जाकर अच्छे नंबर आते हैं। आजकल बड़ा कंपटीशन हो गया है। मैंने कहा, अच्छा, फिर जल्दी आ जाना। तो कहने लगा, क्यों, मेरे बिना दिल न लगेगा तेरा? मैंने कहा, तेरे बिना मेरा दिल लगता है? तू ही तो मेरा सुहाग है, सब कुछ है तू मेरा। उसने कहा, उनकी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है मेरी जान, तो फिक्र नहीं कर, हमारे पास तो सारी ज़िंदगी पड़ी है। कभी कभी मुझे बड़ी खुशी भी होती थी कि उसे बेटियों की बहुत परवाह थी, वरना उसे क्या था, वो अपने सारे काम तो कर रहा था, पैसे कमा के ले आता था, मुझे भी खुश रखा हुआ था। अगर ये ना भी करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अच्छा लगता था कि उसे हम सबकी इतनी फिक्र है। एक दिन मैं बाजार जा रही थी जब मुझे मेरी एक सहेली मिली। उसने कहा, क्या हाल है तेरा, और तेरा पति कैसा है? मैंने कहा, ठीक है,
बिल्कुल बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है उसके साथ खुश हूँ। ये बात सुनकर मेरी सहेली हैरान हुई और कहने लगी कि अच्छा, तेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही है, पर मैंने तो कहा था कि तेरी उसके साथ जिंदगी कभी अच्छी नहीं गुजरेगी। मैंने कहा कि मुझे याद है, तू तो मेरी शादी वाले दिन मुझे मंडप से उठाने के लिए आ गई थी। तूने राजू को किसी लड़की के साथ पकड़ लिया था ना। लेकिन देख, ये जो मर्द होते हैं ना, इनका शादी से पहले 100 जगह चक्कर होता है, लेकिन वो लड़की उनके लिए सबसे ज्यादा आगे होती है जिससे ये शादी करते हैं। राजू खूबसूरत है, जवान है, उसके पीछे हजारों मरते होंगे, पर शादी तो उसने मुझसे की है। देख, ये जो मर्द होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं। अब आप कहीं से ऐसा मर्द ढूंढ कर नहीं ला सकते जो बहुत ही अच्छा हो और उसने कभी किसी लड़की को नजर भर के भी ना देखा हो। ऐसा मर्द ढूंढने निकलेंगे ना तो कोई भी नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ता है। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, एडजस्ट करना पड़ता है। वो कहने लगी, तो बड़ी अच्छी तरह एडजस्ट कर लेगी, लेकिन ये नहीं पता था कि इतने सालों तक कर लेगी। चल अच्छी बात है, कोई अपने घर में खुश रहे तो हमें क्या। पर तेरा पति आंखों का बड़ा कच्चा है, उसकी आंखें बड़ी मटकी है। मैंने कहा अब नहीं ऐसा होता, अब तो मैं ही मैं हूँ। सिर्फ अपनी उंगली पर लपेट लिया है मैंने उसको। हम दोनों सहेलियों ने हंसना शुरू कर दिया। वो भी हंसने लगी। उसने कहा, ये तो फिर बहुत अच्छा हुआ, अगर तूने ऐसा कर लिया है तो और क्या चाहिए। चल ठीक है, मैं चलती हूँ, घर बदल रही हूँ, इसलिए बहुत मसरूफ हूँ। मैंने कहा, जब घर बना ले तो मुझे बताना, मैं तेरे घर तुझसे मिलने आऊँगी, साथ तेरा घर भी देख लूँगी। उसने कहा, तू आ जाना, लेकिन अपने पति को लेकर ना आना। मैंने कहा, ये क्या बात हो गई, पति को लेकर क्यों ना आऊँ। तो उसने कहा, मुझे गलत ना समझना, पर मेरी जवान बेटी है। मैंने कहा, कैसी बातें कर रही है तू। इस बात पर वो फिर से हंसने लगी और कहने लगी कि उस पर तुझे भरोसा है, मुझे नहीं। मुझे पता था कि वो मजाक कर रही है, इसलिए मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना। मैं इस बात को मान गई थी कि खूबसूरत मर्द के पीछे अगर बहुत सारी लड़कियां हो तो उसमें कसूर लड़कियों का है, उस मर्द का नहीं। अब तो ये रोज रोज होने लगा है। मेरा पति राजू बेटियों के कमरे में पढ़ाई करवाने के बहाने जाता और वहाँ पर बैठ जाता। मैं उसका इंतज़ार करती रहती, जबकि वो कहकर जाता था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन मैं भी पूरे दिन का काम करके थकी होती थी तो सो जाती थी। सुबह वो बेटियों के कमरे से बाहर निकलता। मैं पूछती तो कहता, अरे आज पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। मैंने कहा, ऐसी भी कौन सी नींद। तो कहता है, तुम्हें तो पता है मैं जवान आदमी हूँ, मुझे तो ऐसी ही नींद आती है। मैंने कहा, क्या, और मैं क्या बुढ़ी हूँ। मेरा पति बातें बहुत अच्छी अच्छी करता था, यही वजह थी कि मैं उसके सामने कुछ बोल नहीं पाती थी। मैंने अपनी बेटी विमला को लंगड़ा लंगड़ा के चलते देखा था, यह कोई आम बात नहीं थी। आखिर क्या मसला था। जब मैंने उनसे पूछा तो वो मुझे कहने लगी, कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ठीक तरह से चलने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, अभी मैंने तुझे देखा तो तू इस तरह से चल रही थी और अब तो कह रही है कि मैं ठीक हूँ, क्या मसला है। वो कहने लगी, कोई मसला नहीं है। वो मुझसे नजरें नहीं मिला रही थी, शायद कोई बात थी जो वो छुपा रही थी। एक दिन मेरी तीनों बेटियां मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, हमने कभी ख्याल नहीं किया, लेकिन आपने हमारे लिए बहुत कुर्बानी दी है, हमें आपसे बहुत लगाव है, आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने उनको प्यार किया और कहा, क्या हो गया आज। वो तो नहीं है, वो क्या कहते हैं, माँ का दिन। तुम लोग आज सारी मेरे पास आकर बैठ गई हो। तो कहने लगी कि नहीं, बस हमें एहसास हो गया है कि आप बहुत अच्छी इंसान हैं। आपने हमेशा अपने बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में सोचा है। मैंने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, माँ तो ऐसी ही होती है और मुझे लगता है इनका दिमाग खराब हो गया है। उसने ये बात ठीक से नहीं बोली और अपने से मैंने कहा, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो। तो कहने लगा, आज विमला का जन्मदिन है और ये घर में इस तरह का महत्वपूर्ण माहौल बनाकर बैठ गई। मैं हैरान रह गई, आज तो सच में ही उसका जन्मदिन था और वो अपना जन्मदिन बहुत खुशी से मनाया करती थी, लेकिन इस बार भूल कैसे गई और मैं भी भूल गई। उसने कहा, लेकिन मैं नहीं भूला,
उसने एक केक हमारी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा, चलो केक काटते हैं। जब वो सबका इतना ख्याल रखता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने सोचा कि आज हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे, पर मैं तो इंतज़ार ही करती रह गई और वो बेटियों के कमरे में चला गया। मैंने कहा कि ये पता नहीं उनके टेस्ट कब खत्म हो जाएंगे। मेरे पति को मुझसे दूर किया हुआ है। तो कहने लगा कि टेस्ट खत्म हो गए हैं तो आगे पढ़ाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब फाइनल एग्ज़ाम होने वाली है, इसलिए थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। मैंने बातों बातों में ये बात अपनी सहेली को बताई। उसका घर बन गया था। मैं उसका घर देखने गई थी। उसने कहा कि तुझे ऐसा नहीं लगता कि वो तुझसे ज़्यादा तेरी बेटियों से प्यार करता है? मैंने कहा कि और तुझको क्या लगता है? ये तो सब जानते हैं कि मर्द को तो अपने बच्चों से ही ज़्यादा प्यार होता है, इसमें ऐसी कौन सी बात है? तो कहने लगी कि नहीं, ये सब कुछ थोड़ा सा अजीब है। कुछ तो ऐसा है जो तू भी देख रही है पर आंखें बंद करके बैठी है। तुझे अपनी आंखें हर तरह से खोल कर रखनी चाहिए। शायद जो वो मुझे समझाना चाह रही थी मैं ना समझ सकी। मुझे लगा कि वो ये कह रही है कि अपनी बेटियों पर नज़र रख, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो बहुत अजीब था। एक दिन विमला की तबीयत अचानक से खराब हो गई। मैंने कहा कि क्या हो गया? तो कहने लगी, लगता है मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे उल्टी भी आ रही है। मैंने कहा कि चल तुझे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तो कहने लगी कि नहीं, नींबू पानी पी लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, डॉक्टर के पास नहीं, जाने का दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा कि मरीज को कहाँ दिल करता है डॉक्टर के पास जाने का, लेकिन तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो क्या होगा? राजू भी वहाँ पर आया तो मैंने उसे परेशान होकर कहा कि इसकी तबीयत बड़ी खराब है, ठीक हो जाएगी तो परेशान नहीं हो। आगे पीछे तो वो मेरी बेटियों की बहुत फिक्र करता था, पर आज इस तरह से करने लगा कि जैसे उसको कोई फिक्र नहीं है। उसने कहा, छोड़ दो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कि ये क्या बात हुई? तो कहने लगा कि ये जवान लड़की है, जवान बंदा जल्दी ठीक हो जाता है। तू चल मेरे लिए खाना लगा दे, मुझे बहुत भूख लगी है। राजू मेरी बेटियों का इतना ख्याल रखता था, लेकिन आज उसने विमला की फिक्र क्यों नहीं की? तबीयत वाकई थोड़ी देर बाद ठीक तो हो गई, लेकिन मैं जब उसके लिए चाय बनाकर कमरे में जाने लगी तो अंदर बैठी अपनी बेटियों की बातें सुनकर मैं दरवाजे पर ही रुक गई। वो कह रही थी कि भगवान करे ये कुत्ते की मौत मरे, इसको सुकून ना आए, शमशान ले जाने के लिए भी कुछ ना बचे। ऐसा आदमी हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा और हमारी माँ का भी दिमाग खराब कर रखा है। ये बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। ये किसके बारे में बात कर रही थी? मेरी छोटी बेटी ने कहा कि उसको छोड़, अपने बारे में सोच। विमला, क्या होगा अगर माँ को ये बात पता चल गई तो वो तो जीते जी मर जाएंगी। दिल कहता है कि मैं खुद खुदकुशी कर लूं। अब मैंने सोच लिया कि मैं सीधे अंदर चली जाऊंगी और इन सब से पूछूंगी कि ये क्या बात कर रही हो। लेकिन इससे पहले मुझे राजू ने बुला लिया। मैंने कहा कि ये हमारी बेटियां कुछ अजीब सी बातें कर रही है, पता नहीं किसके बारे में बोल रही है। ये सुनकर ही राजू ने मुझे धक्का दिया और कहा कि तुम उनको छोड़ और मेरी तरफ देख। आज उसका मूड बहुत अच्छा था, उसने मुझे बातों में लगा लिया और मैं ये बात भी भूल गई। लेकिन सुबह बहुत बड़ी मुसीबत आई। विमला बेहोश हो चुकी थी और होश में नहीं आ रही थी। अब तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना था, लेकिन राजू अभी भी कह रहा था कि डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि ऐसे कैसे, मेरी बेटी को होश नहीं आ रहा था। मजबूरी में उसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने एक टेस्ट किया और उसके बाद घर भेज दिया। कहने लगी कि इसको बहुत कमज़ोरी हो रही है, लगता है इसने खाना नहीं खाया। आपको टेस्ट की रिपोर्ट मैं फ़ोन पर बता दूंगी। 2 घंटे के बाद डॉक्टर का फ़ोन आया और बस इसके बाद तो जैसे हम सभी की ज़िंदगी बदल कर रह गई थी। डॉक्टर ने बात ही ऐसी बताई थी। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने फ़ोन रखा और विमला के कमरे में कदम रखा और कहा कि इस दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया था, तुझे आज़ादी दी थी कि तू ये सब कुछ करे। बाकी सभी मुझे हैरान होकर देखने लगी, लेकिन विमला जानती थी कि मैं क्या बात कर रही थी,
इसलिए उसने सर झुका लिया था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आपकी बेटी माँ बनने वाली है और उसने अपने बच्चे को खत्म करने के लिए कोई गोली खाई है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हुई है। लेकिन बच्चा सही सलामत है और उसे कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा कि यह सब कुछ किसने किया है? तो उसने कहा कि सब बताती हूँ, और मुझे मेरे कमरे में ले गई। वहाँ जाकर उसने मुझे अकेले में अलग ही कहानी सुनाई और कहा कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है। मैंने कहा कि ऐसे कैसे, किसी और का कसूर नहीं है? बता कौन है वो लड़का, उसी के साथ तेरी शादी करवाऊंगी। तो कहने लगी, तो वो कभी शादी नहीं करेगा और वो इस देश में नहीं है। बस आप इस बात को ख़त्म कर दे। मैंने कहा अब ये बात इस तरह से ख़त्म नहीं होगी। पर वो कहने लगी कि बस मेरी गलती है, मुझे जो सज़ा देंगे मुझे कोई मसला नहीं है। चाहे तो मेरी पढ़ाई ख़त्म करवा दो, मुझे घर बैठा दो, साथ मेरी शादी कर दो। लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे वो मुझसे भी ज़्यादा परेशान है। मेरी बेटी बुरी तरह से रोने लगी और फिर से बेहोश हो गई। मेरा गुस्सा खत्म हो गया और अब मुझे उसकी फिक्र होने लगी। अब उसे फिर होश नहीं आ रहा था। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि जो दवाई उसने खाई थी शायद उसका असर अब जाकर हुआ है। उसके बाद उसकी हालत बहुत बुरी हुई, लेकिन उसके पेट में पलने वाला बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। पता नहीं ये बात अच्छी थी या बुरी। मैं उससे बात कर रही थी कि ये किसका पाप है, लेकिन वो नहीं बता रही थी। उसने अपनी जुबान पर ताला लगा रखा था और मुझे उसकी आंखें बता रही थी कि कोई बहुत बड़ी वजह है। पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, उसका ऐसी बातों में कोई ध्यान नहीं था। वो सबसे बड़ी थी, खूबसूरत थी, समझदार थी। फिर अचानक से वो ये सब कैसे कर सकती थी? मैं बहुत परेशान थी। जब रात हुई तो मैंने देखा कि मेरा पति मेरे कमरे में आया और आते ही मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। मुझे बुरी तरह से मारने लगा। मैं चिल्लाने लगी, लेकिन मुझे कोई बचाने नहीं आ रहा था। वो मुझे कह रहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं हैरान थी कि आखिर मेरी गलती क्या है, मैंने किया क्या है, लेकिन वो नहीं रुक रहा था। उसने मेरी हालत खराब कर दी और मैं अचानक से चीख मारकर उठी। तब मैंने देखा कि राजू सो रहा था और ये एक बुरा सपना था। उसने कहा, क्या हो गया? मैंने कहा, मैंने बुरा सपना देखा है। मैंने बताया कि जब मैं परेशान होती हूँ तो मुझे ऐसे सपने आते हैं। तुम भी क्या सोचते होंगे ना, हमारे घर में ये कैसी मुसीबत है? विमला ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? उसने कहा, मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, आजकल ये सब कुछ बहुत हो रहा है। बस तू भगवान का शुक्र अदा करके बात यहीं पर ख़त्म कर। उसकी हालत भी अब पहले से ठीक है और वो मामला भी ख़त्म हो जाए, नहीं तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन तू शुक्र कर, जो होना था हो गया, लेकिन अपनी बाकी की बेटियों को संभाल कर रखना होगा। मैंने कहा कि अब आप उसको पढ़ाएंगे नहीं, बस इस दफ़ा परीक्षा में बैठे, उसके बाद सब खत्म। तो उसने कहा, नहीं नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? तो वो कहने लगा कि फिक्र नहीं करूँ तो क्या करूँ। मैं अपनी सहेली खुशी के घर गई और परेशानी में उसको सब कुछ बता दिया। वो थोड़ी सी उल्टी सीधी बातें ज़रूर करती थी, लेकिन थी तो मेरी अच्छी सहेली, बहनों जैसे थे हम दोनों। उसने कहा, मैं तुझे पहले ही कह रही हूँ कि मामला बाहर नहीं, तेरे घर के अंदर ही है। मैंने कहा, तू क्या कहना चाहती है? वो कहाँ जाती है? उसके कमरे में कौन आता जाता है? कौन है ऐसा जो उसके साथ ये सब कुछ कर सकता है? तुझे बहुत बारीकी से हर बात के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाकर तो ये पता कर पाएगी कि ये सब कुछ किसने किया है, नहीं तो इसी तरह पागल हो जाएगी। लेकिन वो ठीक कह रही थी। कोई तो ऐसी बात थी जिसको मैं देख नहीं पा रही थी। मैं आजकल बहुत परेशान थी। जब मैंने एक दिन राजू को किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए सुना तो वो कह रहा था, मैं तो स्वर्ग में रहता हूँ, मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे आसपास तो परियां ही परियां हैं। इस बात पर वो हंसने लगा। एक तरफ हमारे घर में इतना बड़ा तूफान आया था कि अभी तक कोई भी नॉर्मल नहीं हो पाया, तो दूसरी तरफ ये इतना खुश होकर कैसी बातें कर रहा था। मेरी वाली से बड़ी पागल तो कोई है ही नहीं। मैं अचानक से कमरे के अंदर चली गई
तो उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? तो कहने लगा वो जो मेरी मौसी है ना गोरखपुर वाली, उससे बात कर रहा था। मैंने कहा आज उनको तुम्हारी याद कैसे आ गई? तो कहने लगा बस आ गई होगी याद। साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा था और कोई बहुत बड़ा झूठ बोल रहा था। उसके दिमाग में इतना कुछ चल रहा था कि उसको ये पता नहीं चला कि वो अपने रिश्तेदारी के बारे में मुझे जो ये कह रहा है वो जिंदा है, जबकि वो तो मर चुकी थी। मुझे अचानक से मेरी सहेली की बातें समझ आने लगी। अब मेरे पास एक ही रास्ता था। अगर राजू से सवाल करती तो उसने झूठ ही बोलना था। मुझे ये जानने के लिए एक बढ़िया से प्लान की ज़रूरत थी कि वो कमरे में क्या करता था, और मेरे दिमाग में प्लान आ चुका था। मैंने सोच लिया था कि मैं चुपके से अपनी बेटियों के कमरे में छुप जाऊंगी। सुबह मैंने उसके कमरे में एक अलग से अलमारी रखवा दी। मेरा इरादा उसी के पीछे छुपने का था। मैंने कहा मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। उसके घर में जगराता है, माता रानी की पूजा है, इसलिए जा रही हूँ। मैं चाहती थी कि वो ये सोचे कि मैं घर पर नहीं हूँ, ताकि वो बेफिक्र हो जाए और जो भी करना चाहता है खुलकर करे। जबकि मैं शाम होते ही अलमारी के पीछे छुप गई। मेरी बेटियों ने खाना खाया और वो कमरे में ही बैठे थे। जैसे ही रात हुई तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। राजू कमरे में दाखिल हुआ। इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। वो इस समय उन्हें पढ़ाया करता था, पर उसने आते ही कहा बस करो ये पढ़ाई और काम पर लगो। मैंने कहा ये क्या कह रहा है कि पढ़ाई बस करो? ये तो उनको आता ही पढ़ाने के लिए था। उसके बाद उसने मेरी छोटी बेटी को कहा आज तेरी बारी है। फिर वहाँ वो सब होने लगा जो देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर को नर्क बना दिया है और मेरी बेटियाँ उसके हाथों इस्तेमाल हो रही हैं। वो मेरे बेटियों के साथ बहुत बुरा कर रहा था और मेरे ही घर में मेरी ही नाक के नीचे कर रहा था, और मैं ये सोचती थी कि उन्हें पढ़ाता है। मैंने अपने फ़ोन से उसकी वीडियो बना ली क्योंकि ये ज़रूरी था। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला गया और मेरी बेटियाँ बैठकर रोने लगी। इसका मतलब वो बच्चा जो विमला की कोख में था वो भी मेरे पति का ही था। आज मुझे वो दिन याद आ गया जब मैंने राजू से शादी करने का निर्णय लिया था और सबने मुझे रोका था, मना किया था, कहा कि ऐसा ना कर। मेरा पहला पति इस दुनिया से चला गया था। वो बहुत निर्दयी इंसान था, रोज मुझ पर हाथ उठाता था। तू लड़कियां पैदा करती जा रही है और मुझे बेटा चाहिए। उसने मुझे एक दिन भी खुश नहीं रखा और मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। ये तीनों बेटियां उसकी ही थी। उसके देहांत के बाद मेरे जीवन में राजू आया, जवान और कम उम्र का लड़का जिसे मुझे पागलों जैसी मोहब्बत थी। पर आज समझ आया कि उसको मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी। उसे तो एक तीर से शिकार करने थे। एक मैं और मेरी 3 जवान बेटियां। सबने कहा था कि तुम स्वार्थी बन गई हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोच रही। मैंने कहा लेकिन क्यों ना सोचूं अपने बारे में। मेरे पहले पति ने मुझे बहुत तंग किया, मुझे इंसान नहीं समझा। क्या मेरे सीने में दिल नहीं है? अगर मैं उससे शादी करना चाहती हूँ तो तुम सबको क्या है? और शादी के बाद राजू ने हमेशा मेरी बेटियों को अपनी बेटी समझा था, लेकिन ये सब कुछ एक नाटक था। वैसे तो उनका बहुत ख्याल रखता था, मैं तो भूल ही गई थी उनका बाप नहीं है। इतना ख्याल तो उनके अपने बाप ने भी नहीं रखा था, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि सौतेला बाप कभी अपने बाप की जगह नहीं ले सकता। मेरा कसूर यही था कि मैंने उस पर ज़्यादा भरोसा किया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए कहते हैं सब कुछ कभी एक जैसा नहीं रहता। मुझे सोचना चाहिए था, गलती मेरी थी। वो वहाँ से चला गया और मैं अपनी बेटियों के सामने आ गई। मुझे देखकर वो हैरान रह गए और उनको पता चल गया कि मैं सब कुछ जानती हूँ। मैंने कहा कि तुम सबने मुझे बताया क्यों नहीं? बताती तो सही। उन्होंने रोते हुए कहा वो कहता था कि अगर तुमने अपनी माँ को सब कुछ बताया तो मैं तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा, उसे खत्म कर दूंगा। इसलिए हम डर गए। उसने हमें कहा था कि मैं तुम्हारी माँ को बहुत आसानी से खत्म कर सकता हूँ। मैंने कहा कि तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए था। तुम्हारा अपना बाप जैसा भी था लेकिन डरपोक नहीं था, बहादुर आदमी था। तुम्हारे अंदर उसी का खून है। मेरी बेटियां बहुत रो रही थी, पर मैंने उनको कहा कि बस अब सब खत्म हो गया।
अब मैं तुम सबका बदला लूँगी, तुम फिक्र नहीं करो। उसने कहा कि आप क्या करोगी? मैंने कहा कि मैंने सोच लिया है कि मैंने क्या करना है। तुम लोग अपना सारा सामान लो और अपने स्कूल जाओ, जाने की तैयारी करो, क्योंकि हम ये शहर हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाले हैं। 1 हफ्ता है तुम लोगों के पास, अपनी तैयारी करो, पर किसी को बताना नहीं। मुझे मेरी बेटियों ने कहा कि शहर छोड़ने से क्या होगा, ये हमें तलाश कर लेगा। बस तुम लोगों को जो कहा है वो करो। मैंने कहा था ठीक है। मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मेरे पास सबूत था। मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करवानी थी और साथ उनका वीडियो भी देनी थी। उसके बाद पुलिस वालों ने उसे ज़रूर पकड़ लेना था। मैंने शहर छोड़ने की तैयारी कर ली और अपनी बेटियों को भी समझा दिया कि क्या करना है और कैसे करना है। राजू को पता भी नहीं था उसके साथ क्या होने वाला है। वो बिल्कुल अनजान था। हम सब एक दूसरे के साथ थे। अब हम गलती नहीं कर सकते थे। पहले ही मुझसे बहुत गलती हुई थी। मेरी दोस्त जानती थी राजू एक बुरा इंसान था। जब हमारे फेरे होने लगे थे तो उसने मुझे बताया था कि अभी भी तेरे पास वक्त है। पर एक वक्त में मैं पागल हो चुकी थी, क्योंकि मुझे कभी मोहब्बत मिली ही नहीं थी। इसलिए जब उसने मुझे कहा था कि वो मुझे हमेशा खुश रखेगा तो मैंने यकीन कर लिया। मेरी बेटियों को अपनी बेटियां समझेगा। वो शुरू शुरू में ऐसा ही था। अभी हमारी शादी को 7 साल हुए थे। मुझ पर समाज ने उंगली उठाई थी, कहा था कि इसको अपनी बेटियों का ख्याल नहीं है, बुढ़ापे में शादी कर रही है, बूढ़ी हो गई है लेकिन शादी कर रही है। मैंने किसी की बात नहीं सुनी थी और मैं अपने आप को सही समझती थी, लेकिन मुझे लोगों की बातें सुननी चाहिए थी। हम समाज में रहते हैं तो हमको उनकी बातें भी सुननी पड़ती है। मैंने जाने का इंतज़ाम कर लिया और पुलिस वालों को सारे सबूत दे दिए। जैसे ही हम अपने मोहल्ले की गली से निकल रहे थे, पुलिस की गाड़ी हमारे घर की तरफ जा रही थी और राजू घर में अकेला था। पुलिस से बच भी जाता तो उसके लिए यही सज़ा काफ़ी थी कि मैंने उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मुझे पहली ही रात को नींद नहीं आती थी, अब तो बिल्कुल नहीं आती। ऐसा लगता है कि मेरी बेटियों के साथ जो कुछ हुआ है वो राजू ने नहीं, मैंने किया है। हम दूसरे शहर में आ गए हैं। मेरी बेटियों की पढ़ाई पूरी हो गई, नौकरी करती है और मैं भी अपना घर चलाती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। अपने आप को बहुत बुरा भला कहती हूँ। रात को नींद नहीं आती है, बस जिंदगी इसी तरह गुजर रही है। दिल करता है कि जान दे दूंगी अपनी बेटियों के लिए, जिन्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है। तो दोस्तों, ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।